नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने अमेरिकी राष्ट्रपति को शुरू किया था और अमेरिकी राष्ट्रपति के तहत हमने उसका महत्व देखा था, उसका चुनाव, सुविधाएं, योग्यताएं, उसकी अवधि, राष्ट्रपति का उत्तराधिकार, उन्मुक्तियां क्या मिलती हैं उसको, राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो है आलोचना तथा चुनाव व्यवस्था में सुधार के सुझाव दिखे थे। इसी के साथ अब हम देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की जो है कार्य और यह शक्तियाँ में वृद्धि के कारण क्या हैं या उसकी शक्ति में इतना अधिकाधिक वृद्धि क्यों हो गई है। तो यद्यपि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सीमित शक्तियाँ दी गई थी, लेकिन निम्नलिखित कारणों से उनकी शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। जैसे संकटकालीन व्यवस्था है, दलीय प्रथा का उदय, परिपाटियाँ, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, न्यायिक निर्णय और कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संकटकालीन स्थितियों ने किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि की है। तो अमेरिका का जो गृह युद्ध था, प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध, आर्थिक मंदी, कोरिया संकट, क्यूबा संकट, वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध तथा इराक युद्ध के संकट से अमेरिका को गुजरना पड़ा और इन संकटों पर विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न राष्ट्रपतियों ने बहुत अधिक शक्तियों का प्रयोग किया और कांग्रेस ने भी उसका विरोध नहीं किया। तो संकटकालीन व्यवस्था, जो संकट का समय जो आया, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि की। दूसरा है दलीय प्रथा का उदय। अमेरिका में दलीय प्रथा के उदय ने भी राष्ट्रपति तथा कांग्रेस में सहयोग उत्पन्न कर दिया है। अब राष्ट्रपति का दल उसकी नीतियों का समर्थन करता है, जिससे उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई है। तीसरा है परिपाटियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियों का स्रोत परंपराएं और परिपाटियाँ भी हैं। उदाहरण, संविधान कहता है कि राष्ट्रपति जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है उनके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है, किंतु सीनेटी शिष्टाचार की प्रथा के कारण सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को स्वीकार कर लेती है। तो परिपाटियाँ, ये जो प्रथाएं परंपराएं पड़ गई हैं अमेरिका के अंदर, उसने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की है। अगला है इसके अंदर राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव व्यवहार में प्रत्यक्ष हो गया है, इसलिए राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। राष्ट्रपति जनता से सीधी अपील करके जनमत तैयार कर लेता है। अब कांग्रेस राष्ट्रपति के पक्ष में शक्तिशाली जनमत देखती है तो वह उसकी बात को मान लेती है। तो राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि का कारण है। अगला है न्यायिक निर्णय। तो संविधान की व्याख्या का काम जो है न्यायपालिका का है और इन व्याख्याओं के आधार पर ही जो है निहित शक्तियों के सिद्धांत का विकास हुआ है और इन निहित शक्तियों के सिद्धांत से संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई है और संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि का मतलब है राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि होना। तो इस प्रकार से न्यायिक निर्णय ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की है। अगला है इसके अंदर कांग्रेस के अधिनियम। तो कांग्रेस ने कानूनों द्वारा भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की है। कांग्रेस ने 1933, 1941 और 1953 के जो अनेक अधिनियम पारित कर राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां दी हैं। इसी प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के द्वारा भी राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ी हैं। तो यह कारण है जिससे कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति वो बहुत शक्तिशाली हो गया है, पावरफुल हो गया है। और अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वैदेशिक संबंधों का संचालन, दल के नेता के रूप में और संकटकालीन शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के तहत वहाँ का राष्ट्रपति जो क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले कानूनों को क्रियान्वित करना। तो सबसे पहला काम होता है कानूनों का क्रियान्वयन। तो कांग्रेस द्वारा पारित समस्त कानूनों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। इसके तहत उसे प्रशासन का संचालन करना होता है। तो प्रशासन का संचालन भी इसके द्वारा किया जाता है। नियुक्तियां की जाती हैं इसके द्वारा, विभिन्न नियुक्तियां, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के निश्चयों व कानून को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है कि वे नियुक्तियां करें और उन नियुक्तियों को ये करता है, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्तियां हैं, विभिन्न आयोगों की नियुक्तियां, सेना अध्यक्षों की नियुक्तियां, राजदूतों की नियुक्तियां,
तो इस प्रकार से इसके द्वारा विभिन्न नियुक्तियाँ की जाती हैं और जिनको ये नियुक्त करता है उनको पद से हटाने की शक्ति भी इसको प्राप्त होती है, जिसको कि हम सेवा से पृथक करने की शक्ति कहते हैं। अगला है इसके अंदर कैबिनेट का नेतृत्व करता है। ये कैबिनेट की नियुक्ति यानी मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रियों के अंदर विभिन्न विभागों का वितरण करता है और ये विभाग सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति की होती है और ये सेना प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के तहत इसके द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। अगला है विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ। तो विधि निर्माण संबंधी शक्तियों के तहत राष्ट्रपति सबसे पहले जो है कांग्रेस को संदेश भेज सकता है। जो ये संदेश कांग्रेस को भेजता है तो कांग्रेस की शक्ति पर या कानून निर्माण की शक्ति पर उस संदेश का प्रभाव अवश्य पड़ता है। राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। ये 2 प्रकार के वीटो यूज़ कर सकता है, एक तो पॉकेट वीटो और दूसरा है विलंबनकारी वीटो। कांग्रेस द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है और वो उसके हस्ताक्षर के पश्चात ही वो विधेयक या विधि बनता है। और इसके लिए राष्ट्रपति 2 प्रकार के वीटो यूज़ कर सकता है। सबसे पहला है विलंबनकारी। विलंबनकारी का मतलब होता है कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आया, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए जो लौटाता है, ये तो एक तरह से उस विधेयक पर पुनर्विचार होता है तो विलंब होता है, ये विलंबनकारी वीटो होता है। दूसरा वीटो होता है जेबी वीटो। कांग्रेस सत्र के अंतिम 10 दिनों में जो विधेयक पारित होते हैं वो यदि राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाते हैं और राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर नहीं करता तो वो राष्ट्रपति की जेब में चले जाते हैं, क्योंकि उधर से वो कांग्रेस का अधिवेशन खत्म हो जाता है। तो वीटो के प्रयोग के माध्यम से ये कांग्रेस पर नियंत्रण रखता है। अध्यादेश निकालना, जब संसद सत्र में न हो या कांग्रेस सत्र में न हो और कानून की आवश्यकता हो तो वहाँ का राष्ट्रपति अध्यादेश निकाल सकता है और अध्यादेशों का प्रभाव कानून के समान ही होता है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला सकते, विषम परिस्थितियाँ हों या विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर देश के अंदर ये कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। तो इस प्रकार से ये कानून निर्माण की या विधि संबंधी इसको विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। अगला है वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियों के तहत जो है संविधान की वित्तीय शक्तियाँ के संबंध में से तो कांग्रेस को सत्ता संपन्न बनाया था, परंतु अब व्यवहार में राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली बन गया है। आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है और वही बजट को कांग्रेस से द्वारा पारित करवाता है। तो इस प्रकार से वित्तीय शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अगला है न्यायिक शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें महाभियोग लगाकर दंडित किया गया है, राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। इस शक्ति के अधीन वह अपराधी को पूर्ण क्षमा कर सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है और उसके दंड को स्थगित कर सकता है। अगला है वैदेशिक संबंधों का संचालन। तो वैदेशिक संबंधों के मामले में का संचालन जो है परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह करने के लिए राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति देश की ओर से बोलने वाला सबसे प्रमुख व्यक्ति है। अमेरिका की विदेश नीति व उसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। उसे राजदूतों व विदेशों से अपने देश के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार है। वही विदेशी राजदूतों की नियुक्ति की स्वीकृति देता है। वहीं विदेशों से विविध प्रकार के समझौते व संधियाँ करता है। वह किसी भी राजदूत को बर्खास्त कर सकता है। संधियों को करने में उसकी शक्ति पर यह प्रतिबंध अवश्य है कि उसके द्वारा की गई संधियों का पुष्टिकरण सीनेट के द्वारा आवश्यक है। तो लेकिन वैदेशिक संबंधों का संचालन जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला है दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दल का नेता भी होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से अपने दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरता है। दल के नेता के रूप में वह अपने दल के सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर अधिकार जमाता है। अगला है संकटकालीन शक्तियाँ। तो अमेरिकी संविधान में संकटकालीन शक्तियों का वर्णन नहीं है, किंतु अमेरिका अनेक संकटों से गुजरा है। अतः कांग्रेस के सहयोग से विभिन्न राष्ट्रपतियों ने अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रपति लिंकन ने गृह युद्ध के समय कहा कि उसका मुख्य कार्य विद्रोह को दबाना है। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए बंदी प्रतिक्षण लेख को स्थगित कर दिया। उन्होंने अनेक शक्तियों का प्रयोग किया जो संविधान में नहीं दी गई थी।
कांग्रेस ने उन्हें सब कार्यों की अनुमति दे दी। इसी प्रकार राष्ट्रपति विल्सन, रूजवेल्ट, ट्रूमैन आदि ने संकट के समय कांग्रेस को विश्वास में लेकर कुछ हद तक तानाशाही शक्तियों का प्रयोग किया। तो ये उसकी संकटकालीन शक्तियाँ हैं। अब है राष्ट्रीय नेता के रूप में। तो राष्ट्रपति पूरे देश का नेता है। संपूर्ण देश का नेता होने के कारण उसके पीछे देश के बहुमत की शक्ति होती है और वो जो है केवल उसका उद्घोष ही राष्ट्रीय होता है। उसे एक बार देश का विश्वास तथा प्रशंसा जीत लेने दो और कोई अकेली शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। कई शक्तियों का संगठन उसे सरलता से नहीं हटा सकता। तो इस प्रकार राष्ट्रीय नेता के रूप में भी वो काम करता है। अब हम देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस में संबंध क्या है। तो अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के अनुसार समस्त विधायिनी शक्तियाँ कांग्रेस में और समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। फिर भी राष्ट्रपति विधि निर्माण में पहल करता है और आजकल राष्ट्रपति ही अधिकतर विधेयकों के लिए कांग्रेस को सुझाव देता है। इससे बहुत से लेखक उसे मुख्य कार्यपालक होने के साथ साथ प्रधान विधायक भी कहते हैं। तो सबसे पहला है कि राष्ट्रपति और कांग्रेस के संबंधों में या कांग्रेस राष्ट्रपति का कांग्रेस पर क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले अधिवेशन स्थगित करने का अधिकार है, विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार, कांग्रेस को संदेश भेजना, कार्यपालिका आदेश के तहत नियम और उपनियम बनाना, वित्त पर नियंत्रण रखना, वीटो का अधिकार, वीटो की धमकी देना और सीनेटीय शिष्टाचार। तो इन सारे चीज़ों को यदि हम देखें तो एक तरह से राष्ट्रपति सर्वेसर्वा लगता है या राष्ट्रपति जो है विधि निर्माण में एक तरह से अपना वर्चस्व रखता है, क्योंकि वह कांग्रेस के अधिवेशन को स्थगित कर सकता है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला सकता है, कांग्रेस को संदेश भेज सकता है। उन संदेशों का जो प्रभाव है कांग्रेस की विधि निर्माण की शक्ति पर पड़ता है। कार्यपालिका आदेश के तहत, जिसे हम प्रदत्त विधायन भी कहते हैं, के तहत वो नियम और उपनियम बना सकता है। वित्त पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि आय व्यय का जो बजट है राष्ट्रपति की देखरेख में तैयार होता है और वो अपने दलीय स्थिति के कारण कांग्रेस से उसे पारित भी करवा लेता है। वीटो का अधिकार इसे है। तो कांग्रेस द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक तभी विधेयक बनता है जबकि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। और उसके पास दो प्रकार के वीटो होते हैं, एक तो विलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। विलंबनकारी वीटो के तहत वह पुनर्विचार के रूप में विधेयक को पुनः भेजता है और उस विधेयक पर देरी कर सकता है और संसद सत्र के अंतिम 10 दिन में पारित होने वाले विधेयकों पर वो पॉकेट वीटो यूज़ कर सकता है। वीटो की धमकी देकर भी वो कांग्रेस को नियंत्रित करता है और सीनेटी शिष्टाचार के माध्यम से वो अपने द्वारा की गई संधियां, समझौते और नियुक्तियों को सीनेट से स्वीकृत करा लेता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है कांग्रेस को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं कांग्रेस जो है राष्ट्रपति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो सबसे पहला कार्यपालिका शक्तियों की सीनेट पर निर्भरता। तो राष्ट्रपति जो संधियां, समझौते और नियुक्तियां करता है वो तभी प्रभावी होती है जब सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उसकी पुष्टि प्रदान कर देती है। इस प्रकार से कांग्रेस उस पर महाभियोग लगा के उससे पद से हटा भी सकती है। तो महाभियोग लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास होता है और बजट को स्वीकृत करना भी कांग्रेस के पास ही होता है उसकी स्थिति। अब हम देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। तो अमेरिकी इस हिसाब से यदि हम देखें तो राष्ट्रपति को ये कहा जाता है तानाशाह है, वो सर्वेसर्वा है, पूरे अमेरिका का एक तरह से महाशक्ति का सुपर पावर है, महाशक्ति है वो अमेरिका, और उसका जो अध्यक्ष है वो वहाँ का राष्ट्रपति। तो एक तरह से राष्ट्रपति का पद एक जो है विस्तारशील शक्ति का पद है। अपने पद जो वहाँ के जो प्रतिभाशाली राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद की गरिमा में 4 चांद लगाए हैं, जैसे कि जेफरसन, जैक्सन, अब्राहम लिंकन, विल्सन, रूजवेल्ट आदि। प्रत्येक राष्ट्रपति ने अपने पद की शक्तियों को बढ़ाने की चेष्टा की है। संक्षेप में राष्ट्रपति की स्थिति का मूल्यांकन निम्नलिखित वृत्तांत में किया जा सकता है। सबसे पहला है राष्ट्रपति तानाशाह नहीं है। कई आलोचक जो है राष्ट्रपति लिंकन, विल्सन, रूजवेल्ट को तानाशाह कहते थे और इस पद की तुलना हिटलर से करते थे, परंतु यह वास्तव में एक भ्रम है। उस पर कांग्रेस तथा सर्वोच्च न्यायालय का अंकुश रहता है, इसलिए वह न तो शांति काल में और न ही संकट काल में तानाशाह बन सकता है। दूसरा है एकल कार्यपालिका। राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां प्राप्त की, इसका कारण वह है कि वह कार्यपालिका क्षेत्र का एकमात्र स्वामी है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण समस्त कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित है तथा शक्ति पृथक्करण के कारण वह पूरे राष्ट्र का जो है एकमात्र नेता है। अगला इसके अंदर 5वां पहिया नहीं है।
अमेरिका जो भारत के राष्ट्रपति की भांति अमेरिका का जो राष्ट्रपति सरकारी गाड़ी का 5वां पहिया नहीं है, वह तो स्टीयरिंग है या ब्रेक, या तो वह विधि निर्माता है या विधि निर्माण को रोकने वाला। विधि निर्माण के क्षेत्र में भी उसका नेतृत्व उसके पद को महत्वपूर्ण बना देता है। अगला है राष्ट्रपति पद अतुलनीय है। इंग्लैंड का राजा राज करता है, शासन नहीं। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री शासन करता है, राज नहीं। परंतु भारत का राष्ट्रपति राज करता है, शासन नहीं। इसी प्रकार से किंतु अमेरिका का राष्ट्रपति राज भी करता है और शासन भी करता है। तो इसलिए इसका जो पद है और इसका जो पद और गरिमा और शक्ति की दृष्टि से देखें तो इसका पद महान और अतुलनीय है। अगला है जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। व्यक्ति तथा उसकी परिस्थिति के अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति पद की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। अपने शानदार और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण कुछ राष्ट्रपति अमर हो गए और कुछ राष्ट्रपति ऐसे भी हुए जिनका कोई नाम तक नहीं लेता। तो इस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। धन्यवाद।